कल्पना कीजिए कि आप अपनी जमीन को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं, या शायद एक कंबल। एक ऐसा कंबल जो न केवल उसे चिलचिलाती धूप और तेज बारिश से बचाता है, बल्कि उसे अंदर से पोषित भी करता है और धीरे धीरे उसे जीवन से भर देता है। सुनने में ये किसी जादुई चीज जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्राकृतिक खेती की दुनिया में इसी विचार को आच्छादन या मल्चिंग कहते हैं, और आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज की एक बहुत अच्छी अध्ययन सामग्री है, और हमारा मिशन है यह समझना कि मिट्टी की सतह को ढकने की ये जो सरल सी प्रक्रिया है, ये खेती में क्रांति कैसे ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये आच्छादन आखिर है क्या? मतलब आसान भाषा में। आच्छादन का सीधा सा मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह को ढकना। आप प्रकृति में देखिए, जंगल में जमीन कभी भी नंगी नहीं होती है, उस पर हमेशा पत्तियों की, टहनियों की एक परत होती है। आच्छादन एक तरह से इसी प्राकृतिक व्यवस्था की नकल करने का एक तरीका है। अच्छा। और ये दो मुख्य तरीकों से किया जाता है, या तो जीवित फसलों से, जिसे लाइव मल्च कहते हैं, जैसे जमीन पर फैलने वाली कोई सह फसल, या फिर जो ज्यादा आम है वो है फसल के सूखे अवशेष, जैसे पुआल, सूखी पत्तियां। इसे स्ट्रॉ मल्च कहते हैं। तो ये कोई नई तकनीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सुभाष पालेकर जी द्वारा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF प्रचारित की गई है, उसके 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं कह सकते हैं, एक दर्शन है जिसका मूल सिद्धांत है कि मिट्टी को कभी भी खुला या नग्न नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, मतलब इतना सरल कि यकीन करना मुश्किल हो कि बस जमीन को ढकने भर से इतने बड़े बदलाव कैसे आ सकते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। और शायद यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, इसकी सादगी। इसके फायदे कई स्तरों पर काम करते हैं। सबसे पहला और शायद आज के समय में सबसे जरूरी फायदा है पानी का संरक्षण। पानी का संरक्षण कैसे? जब मिट्टी खुली होती है तो सूरज की गर्मी और हवा से बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। हम इसे वाष्पीकरण कहते हैं। मल्च की परत इस वाष्पीकरण को बहुत हद तक कम कर देती है। कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि 90% तक। 90%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये यहीं खत्म नहीं होता। जब तेज बारिश होती है तो बूंदें सीधे नंगी मिट्टी पर एक हथौड़े की तरह पड़ती हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह सख्त हो जाती है। हाँ, एक पपड़ी जैसी बन जाती है। बिल्कुल। फिर पानी मिट्टी के अंदर जाने के बजाय सतह पर बह जाता है। मल्च की परत इन बूंदों के प्रहार को सोख लेती है और पानी धीरे धीरे रिस कर जमीन में जाता है। तो मतलब मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। एकदम सही। और ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। हमारे स्रोतों में इसका कोई वास्तविक प्रमाण भी है? बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश में 2020 में एक अध्ययन हुआ था और उससे पता चला कि जिन खेतों में प्राकृतिक खेती के तरीके, जिसमें मल्चिंग एक मुख्य हिस्सा था, अपनाए गए, उनमें पारंपरिक रासायनिक खेती की तुलना में 50 से 60% कम पानी लगा। 50 से 60%? जी, और उतनी ही बिजली भी बची। तो आप सोचिए, ये सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है, ये किसान को मौसम की अनिश्चितताओं से, बिजली की बढ़ती कीमतों से एक तरह की आजादी दिलाता है। सही बात है। जब खेत खुद पानी को पकड़ के रख सकता है तो निर्भरता बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, पानी वाला पहलू तो समझ में आ गया, लेकिन इस कंबल का मिट्टी के स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? क्या ये सिर्फ उसे बचाता है या उसे कुछ देता भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ बचाता नहीं बल्कि पोषण भी देता है। देखिए, सीधी धूप मिट्टी के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे मिट्टी के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो मरने लगते हैं। मल्च एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, तापमान को नियंत्रित रखता है, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में थोड़ा गर्म। इससे मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है और जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है वो हवा और पानी से बहकर नष्ट नहीं होती। आपने ह्यूमस का जिक्र किया। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या आप इसे सरल भाषा में समझा सकते हैं कि असल में है क्या? जरूर। ह्यूमस को आप मिट्टी का कह सकते हैं भंडार घर है। ये कार्बनिक पदार्थ का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से सड़ चुका है और एक गहरे रंग के स्पंजी पदार्थ में बदल गया है। ये पौधों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों और पानी को अपनी ओर खींच कर रखता है, और जब पौधे को जरूरत होती है तब उन्हें धीरे धीरे छोड़ता है। अच्छा,
तो एक तरह का न्यूट्रिएंट बैंक। बिल्कुल सही शब्द। जिस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है वो उपजाऊ होती है, वो जिंदा होती है, और मल्च इसी ह्यूमस को बनाने और बचाने में मदद करता है। तो इसका मतलब है कि हम मिट्टी के अंदर एक पूरी दुनिया को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही इसका सबसे जादुई पहलू है। मल्च की परत मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों, केंचुओं और दूसरे जीवों के लिए भोजन और घर दोनों का काम करती है। ये जीव ही मिट्टी की उर्वरता का असली इंजन है। मल्च की परत के नीचे वे एक सुरक्षित, नमी वाले माहौल में लगातार काम करते हैं। तो हम सीधे फसल को खाद नहीं दे रहे हैं। हम उन जीवों को भोजन दे रहे हैं और फसल को पोषण वो खुद दे देंगे। ये सोच का फर्क है। ये खरपतवार नियंत्रण की बात भी दिलचस्प है। हमारे देश में किसान खरपतवार हटाने में बहुत समय और पैसा खर्च करते हैं। क्या मल्चिंग इसमें भी मदद करती है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। मल्च 2 तरीकों से खरपतवार को नियंत्रित करता है। पहला, ये सूरज की रोशनी को मिट्टी तक पहुंचने से ही रोक देता है। तो बीज उग ही नहीं पाते? सही, ज्यादातर बीज अंकुरित ही नहीं हो पाते। और दूसरा, ये भौतिक रूप से एक बाधा का काम करता है। अगर छोटे मोटे खरपतवार उग भी जाएं, तो वे इस परत को भेदकर ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन क्या ये हर तरह के खरपतवार पर काम करता है? कुछ खरपतवार तो बहुत जिद्दी होते हैं, जैसे मोथा। क्या वे मल्च की परत को भेद कर बाहर नहीं आ सकते? आपका सवाल बहुत व्यवहारिक है। ये सच है कि कुछ बहुत आक्रामक खरपतवार मोटी परत को भी भेद सकते हैं, लेकिन मल्चिंग उनकी संख्या को 80 से 90% तक कम कर देती है। और जो थोड़े बहुत पौधे निकल भी आते हैं, उन्हें हाथ से निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि मल्च के नीचे की मिट्टी नरम और भुरभुरी होती है। तो रासायनिक खरपतवार नाशकों की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। हाँ, जो किसान की लागत भी बचाता है और पर्यावरण को भी। तो हमने ये तो समझ लिया कि मिट्टी पर ये कंबल डालना क्यों जरूरी है, लेकिन ये कंबल किस चीज का बना हो सकता है? क्या ये हमेशा सूखी पत्तियों का ही होता है या इसकी और भी तरीके हैं, जैसा कि आपने शुरू में बताया था? हाँ, हमारे स्रोत में 3 मुख्य प्रकार के आच्छादन का उल्लेख है, और उनमें से कुछ काफी दिलचस्प और अनूठे हैं। अच्छा, तो पहला कौन सा है? पहला है मृदा मल्च या सॉइल मल्च। ये बहुत ही अनूठा है क्योंकि इसमें बाहर से कुछ डालने की बजाय खेत की जुताई का तरीका बदला जाता है। गहरी जुताई से बचकर जब खेत में फसल के बीच हल्की जुताई या निराई गुड़ाई की जाती है, तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक धूल की परत बन जाती है। एक मिनट, धूल की परत नमी बचाती है? ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि धूल मतलब सूखापन। ये काम कैसे करता है? आपका संदेह स्वाभाविक है। ये सुनने में उल्टा ही लगता है, लेकिन इसका विज्ञान ये है कि मिट्टी के अंदर पानी बहुत महीन नलियों के जरिए, जिन्हें कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है और सतह पर आकर भाप बन जाता है। अच्छा। जब हम हल्की जुताई करके ऊपर 1 इंच की धूल की परत बना देते हैं, तो ये उन महीन नलियों के नेटवर्क को तोड़ देती है। इससे नीचे की नमी का ऊपर आना बंद हो जाता है और वो मिट्टी में ही सुरक्षित रहती है। वाह, ये तो सचमुच बहुत चालाकी भरा तरीका है। मतलब मिट्टी से ही मिट्टी का बचाव। और दूसरा प्रकार तो शायद वही है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ, दूसरा है पुआल मल्च या स्ट्रॉ मल्च। ये सबसे आम और प्रभावी तरीका है। इसमें पिछली फसल के सूखे अवशेष, पुआल, गन्ने की पत्तियां या किसी भी तरह की सूखी जैविक सामग्री को मिट्टी के ऊपर बिछाया जाता है। अध्ययन के अनुसार 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 टन फसल अवशेषों की जरूरत होती है, जिससे जमीन पर 2 से 3 इंच मोटी परत बन जाए। क्या इसमें किसी भी तरह के अवशेष का इस्तेमाल हो सकता है? स्रोत में इस बारे में कुछ खास बताया गया है? ज्यादातर जैविक अवशेष काम करते हैं, लेकिन एक रोचक बात यह है कि स्रोत धान की भूसी को मल्च के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कई किसानों ने अनुभव किया है कि धान की भूसी बहुत हल्की होने के कारण या तो हवा में उड़ जाती है या फिर बारिश में एक साथ चिपक कर एक सख्त परत बना लेती है, जो पानी और हवा को मिट्टी में जाने से रोकती है। दिलचस्प लगी। हाँ, जीवित मल्च या लाइव मल्च, इसका मतलब है जमीन को एक जीवित कंबल से ढकना। इसमें मुख्य फसल की कतारों के बीच में जमीन पर फैलने वाली सह फसलें उगाई जाती हैं, खासकर दलहनी फसलें, जैसे कि लोबिया, कुल्थी, मूंग, उड़द। ये फसलें न केवल जमीन को ढककर मल्च का काम करती हैं,
बल्कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करती हैं। बिल्कुल, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। धान के खेतों में अजोला का उपयोग भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक तरह से एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। अगर ये इतना फायदेमंद है तो इसे हर जगह आसानी से क्यों नहीं अपनाया जाता? मुझे लगता है कुछ चुनौतियां भी होंगी, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है और फसल अवशेष भी कम होते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर उंगली रखी है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है और हमारा स्रोत इस बात को स्वीकार करता है, खासकर भारत के शुष्क और वर्षा आधारित क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से, बुंदेलखंड और विदर्भ। इन जगहों पर मल्चिंग के लिए पर्याप्त फसल अवशेष मिलना ही मुश्किल होता है। जो थोड़ा बहुत अवशेष होता भी है, उसकी पशुओं के चारे के लिए बहुत मांग होती है। तो किसान के सामने दुविधा है कि वो अपने पशुओं को खिलाए या खेत को ढनिए। सही, ये एक बड़ी दुविधा है। तो क्या इसका कोई समाधान है या इन क्षेत्रों के किसान इस तकनीक का लाभ नहीं उठा सकते? समाधान खोजने की कोशिशें हमेशा चलती रहती हैं और यहीं पर पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद संगम देखने को मिलता है। स्रोत में एक अभिनव तरीके का जिक्र है जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के परीक्षणों में सफल रहा है। वहां उन्होंने प्लास्टिक मल्च को ड्रिप सिंचाई और जीवामृत के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया है। एक मिनट, प्लास्टिक मल्च, ये तो प्राकृतिक खेती के विचार से बिल्कुल उल्टा लगता है। क्या इससे मिट्टी में प्लास्टिक के कण नहीं घुलेंगे? और ये पर्यावरण के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? ये तो एक तरह का धोखा नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये सवाल प्राकृतिक खेती के समुदाय में भी बहुत बहस का विषय है। ये एक समझौता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रयोगों में उन्होंने इसे उन चरम स्थितियों के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जहां कोई भी जैविक पदार्थ उपलब्ध नहीं था। उनका तर्क है कि एक फसल को पूरी तरह से खो देने से बेहतर है कि एक नियंत्रित तरीके से प्लास्टिक का उपयोग किया जाए। और इसके परिणाम कैसे रहे? परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। इस तकनीक से बिना जुताई और बिना खरपतवार नियंत्रण पर खर्च किए कई मौसमों तक अच्छी फसल लेने में सफलता मिली है। लेकिन आपके सवाल का दूसरा हिस्सा भी महत्वपूर्ण है, इसके दीर्घकालिक प्रभाव। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अभी और अध्ययन की जरूरत है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय चुनौतियों का सामना करने के लिए कभी-कभी सिद्धांतों में लचीलापन लाना पड़ता है। मतलब ये आदर्श नहीं है, पर शायद एक व्यवहारिक कदम है। शायद, हाँ। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि मल्चिंग केवल मिट्टी को ढकने की एक विधि नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी सोच पर आधारित है। बिल्कुल। यह पानी बचाने, मिट्टी में जीवन को वापस लाने, खरपतवारों से छुटकारा पाने और अंततः कृषि के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह उस मूल सिद्धांत पर लौटता है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। और वो सिद्धांत है फसल को पोषण देने के बजाय मिट्टी को पोषण देना। जब मिट्टी स्वस्थ होती है, जिंदा होती है, तो फसल अपने आप स्वस्थ हो जाती है। हमारा काम सिर्फ मिट्टी के लिए सही माहौल बनाना है। आपने बिल्कुल सही कहा। आच्छादन प्राकृतिक खेती के अन्य सिद्धांतों को भी संभव बनाता है, जैसे न्यूनतम जुताई, क्योंकि जब खरपतवार नहीं होंगे तो जुताई की जरूरत कम होगी, और ये वापसा की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। वापसा, ये एक और नया शब्द है। इसका क्या मतलब है? वापसा का मतलब है मिट्टी में हवा और नमी का सही संतुलन, यानी मिट्टी के कणों के बीच की 50% जगह पानी से और 50% हवा से भरी हो। ये पौधों की जड़ों के लिए सांस लेने और बढ़ने की सबसे आदर्श स्थिति है। मल्चिंग मिट्टी को सख्त होने से रोककर और नमी को बचाकर इसी वापसा की स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, तो ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक आदर्श उदाहरण है, न कि उसके खिलाफ। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव खेती की स्थिरता और किसान की आत्मनिर्भरता पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। स्रोतों में मिट्टी और फसलों पर मल्च के फायदों की बात तो हुई है, लेकिन एक विचार ये भी है कि इसका जमीन के ऊपर की जैव विविधता पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। अगर मिट्टी का पारिस्थितिकी तंत्र केंचुओं, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों से समृद्ध होता है, तो ये खेत पर आने वाले पक्षियों, परागणकों जैसे मधुमक्खियों और तितलियों और दूसरे वन्य जीवों की आबादी को कैसे बदलता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे मिट्टी को ठीक करना, उस पर एक कंबल डालना, शायद पूरे परिदृश्य को ठीक करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।